पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य क्या होता है, मैटर। और मैटर को हमने जाना और मैटर में हमने देखा कि इसका जो वर्गीकरण किया गया, सारे पदार्थ को, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ होते हैं इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। एक तो भौतिक वर्गीकरण यानी भौतिक अवस्था के आधार पर डिवाइड किया गया है, और दूसरा जो वर्गीकरण है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को हमने देखा कि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण यानी भौतिक अवस्था के आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया है, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर ली है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो रासायनिक वर्गीकरण है। तो रासायनिक वर्गीकरण में कौन कौन से आते हैं, एक एक के बारे में देखेंगे। रासायनिक वर्गीकरण जिसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रासायनिक वर्गीकरण को केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में जो पदार्थ होते हैं इनको तीन कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है तत्व, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये एलिमेंट्स होते क्या है? तत्व जो है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, और ना ही अन्य सरल पदार्थों के संयोग से बनाया जा सकता है। देखिए, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को अगर सोचा जाए कि हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में इसको हम सरल तत्वों में विभाजित, जैसे मान लीजिए हम ऐसा मान लें कि एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा पदार्थ है, तो अब इसको हम सोचे कि ला इसको काट करके अलग अलग करके दो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर ले, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। जो मैटर है, तत्व जिसे हम कह रहे हैं, ये तत्व जो होते हैं शुद्ध होते हैं, अपने में एकदम शुद्ध होते हैं, उसमें किसी प्रकार का जो है द्वेष या कोई मिलावट नहीं होती है। तो तत्व जो होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है, जो किसी भी ज्ञात यानी जितनी भी भौतिक विधि, चाहे जो भौतिक विधि या रासायनिक विधि अपना लो, उसको और छोटे सरल में जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है, और ना किसी सरल से मिला करके हम दो या दो से अधिक सरल को आपस में मिला करके एक तत्व का निर्माण कर सकते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि हम दो या दो से अधिक सरल को आपस में किसी विधि द्वारा मिला करके तत्व को प्राप्त किया जा सके, ऐसा असंभव है। यानी तत्व जो है एक अपने में एक शुद्ध पदार्थ होता है, जिसे हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, और ना ही इसको बनाया जा सकता है। अब अगर बात करें इसके उदाहरण की,
इसका एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन आदि। भाई आपने पीरियाडिक टेबल देखा है, पीरियाडिक टेबल में 118 तत्व हैं। अब उन 118 तत्वों को आप कहो कि और हम बढ़ा करके, काट करके, सरल करके 220 कर ले, तो ऐसा असंभव है। यानी जितने तत्व हैं वो सब तत्व ही है, वो अपने में शुद्ध है और उनमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। तो जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, जो भी एलिमेंट्स है ये सब तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे सोना, चांदी हमने 2-4 बताया है, बाकी 118 एलिमेंट्स जो है ये पीरियाडिक टेबल में वो सब के सब तत्व कहलाते हैं। पीरियाडिक टेबल को हम अगले दिन किसी दूसरे क्लास में देख लेंगे। पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से तत्व जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत, ये तत्व ले लेते हैं। भूपटल में प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत वो पाया जा रहा है। तो सबसे पहला हमने लिया है ऑक्सीजन। ये जो है 46.60% जो है ये भूपटल में पाया जाता है। दूसरा है सिलिकॉन, आता है 27.72%। अगला है एल्यूमिनियम, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है 8.13। अगला है लोहा, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है 5% है। अगला है कैल्शियम, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है 3.6। अगला है सोडियम, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है 2.83%। अगला है पोटेशियम, 2.59%। अगला है मैग्नीशियम, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है 2.09%। अगला है टिटेनियम, इसे हम टाइटेनियम बोलते हैं, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है 0.44%। अगला है हाइड्रोजन, इसकी जो प्रतिशत मात्रा 0.14%। अगर इनको हम टोटल देखें, कुल मिलाकर प्रथम 10 तत्व तो ये आएंगे 99.14%। देखिए ये जो 10 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, ये जो 10 एलिमेंट्स है, इस 10 एलिमेंट्स में पृथ्वी पर जो है अपनी जो भूमिका निभाते हैं वो 99.14% जो है दिखाते हैं। इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे अब जो बच रहा है पॉइंट में जो भी बच रहा है, इतने में अन्य सभी एलिमेंट्स आते हैं। तो पहला सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है 46.60% ये ऑक्सीजन है। दूसरा जो सिलिकॉन है 27.2। आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स जो है भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जैसे हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है वायुमंडल में, ऑक्सीजन हम पृथ्वी पे जीवों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, हम मनुष्यों के लिए, उसको आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर आपका सिलिकॉन है, और फिर जो है एल्यूमिनियम जो है
एक 3% जो है, यानी एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक धातुओं में अगर देखा जाए तो ये एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद फिर लोहा है, फिर कैल्शियम है, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये अन्य एलिमेंट्स हैं। तो प्रथम जो 10 एलिमेंट्स हैं, इनकी जो प्रतिशत मात्रा है 99.14% होती है। अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर में कौन कौन से तत्व जो है मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, इधर तत्व होगा और इधर जो है प्रतिशत। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.0%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004%, अन्य तत्व 0.46%। सामान्य शरीर में अगर औसत शरीर में देखा जाए, एक वयस्क में देखा जाए, सामान्य शरीर में देखा जाए तो तत्वों की जो औसत मात्रा है, कौन से तत्व कितने पाए जाते हैं, तो इसमें देखिए जो ऑक्सीजन तत्व है वो सबसे ज्यादा शरीर में भी पाया जाता है, यानी 65.0% जो है ये सामान्य वयस्क शरीर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में जंतुओं के शरीर में भी पाया जाता है और सबसे ज्यादा मात्रा भूपर्पटी में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है कार्बन। कार्बन जो है ये 18% है, 18% कार्बन की मात्रा होती है। हाइड्रोजन जो है 10% होता है, नाइट्रोजन जो है 3% होता है, कैल्शियम जो है 2% होती है, फास्फोरस जो है 1% होता है, पोटेशियम जो है 0.35% होता है, सल्फर जो है 0.25% होता है, और सोडियम जो है 0.15%, और क्लोरीन जो है 0.15%, मैग्नीशियम जो है 0.05%, लोहा जो है 0.04%, और अन्य तत्वों में अगर देखा जाए तो 0.046% जो है पाए जाते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स हैं जो एक शरीर में जो है भाई सामान्य शरीर में जो है औसतन ये लगभग पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। ये एग्जाम में अक्सर जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है बहुत पूछे जाते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा कि शरीर में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के बाद अगर दूसरा कोई पूछा जाए तो कार्बन है। ऑक्सीजन के बाद अगर कहा जाए कि दूसरा एलिमेंट्स कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कार्बन है। अगर तीसरा पूछा जाए तो वो हाइड्रोजन है। तो तीसरा नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर पहला या दूसरा पूछा जाता है। रासायनिक वर्गीकरण का दूसरा जो है पार्ट है जिसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक जिसे हम कंपाउंड कहा जाता है। पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल में जो पदार्थ होते हैं, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस द्रव गैस में पाए जाते हैं, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण में जो है कुछ तत्व के रूप में पाए जाते हैं और कुछ यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो जो यौगिक होते हैं ये कैसे होते हैं? देखिए, वह शुद्ध पदार्थ
जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। देखिए यौगिक किसे कहोगे? देखिए यौगिक जो होता है, जैसे तत्व शुद्ध होता है वैसे यौगिक भी शुद्ध होता है। जो भी यौगिक बनते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं तभी बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं? देखिए शुद्ध पदार्थ दो या दो जैसे तत्व हैं, जो पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व देखे गए हैं, उन्हीं में क्या तत्व रहते हैं। वही तत्व आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। दो मिलेंगे या चार मिले या 6 मिले वो बात की बात, जितने भी मिलेंगे आपस में मिलते हैं और निश्चित रासायनिक संयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे जितना पाओ मिला दो, तो जैसे जितना नहीं मिलाया जाता है। इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं आपस में मिलते हैं और मिल करके निश्चित रूप यानी मिल करके रासायनिक संयोग करते हैं। ऐसे नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मिलने में जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मिलते हैं। तो जब रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निश्चित अनुपात में, यानी जो उनके मिलने का अनुपात होता है एक फिक्स होता है, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो उससे जो बनता है वो जो है यौगिक कहलाते हैं। देखिए जो यौगिक होते हैं, जैसे मान लीजिए दो तत्व को आपस में मिलाए, तो दोनों भाई मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आप मिला रहे हो, तो ऑक्सीजन का गुण अलग है, हाइड्रोजन का गुण अलग है। दोनों तत्व है ना, तो हर एक तत्व का अलग अलग गुण होता है। अब जब इनको मिलाओगे, रासायनिक संयोग कराओगे, तो जो बनेगा यौगिक जो बनेगा भाई H2O मान लीजिए बनता है, जल बनता है। तो जल का जो गुण होगा उन दोनों तत्वों से अलग होगा। जो हाइड्रोजन का गुण होगा, ऑक्सीजन का गुण होगा, इनके गुणों से जो जल बनेगा, जल का गुण अलग होता है। यानी यौगिक जो होता है इसका जो गुण होता है, जो मिलाए गए तत्व होते हैं उनके तत्वों से अलग होता है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। यानी यौगिक का जो गुण होता है, जो उसमें अवयव कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स मिलके एलिमेंट्स मिलके बना होता है, उनके गुणों से भिन्न होता है। जैसे उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, जैसे आपने H2O, H2O जो है एक प्रकार का यौगिक है। H2O जो है यौगिक है। अब ये H2O जो है पहली बात तो हाइड्रोजन से मिलकर बना है भाई, हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और दूसरा जो है ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दूसरा एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है और पहला एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के एक एलिमेंट्स आपस में मिल करके जल का निर्माण करते हैं। तो ये जो H2O बना है, H2O में देखिए हाइड्रोजन का गुण अलग होता है, ऑक्सीजन का गुण अलग होता है। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? रासायनिक संयोग करा रहे हैं, और रासायनिक संयोग के द्वारा जो है जल का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा H2 हो गया प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। देखिए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। दोनों को मिलाए और मिलाने के बाद हमने रासायनिक संयोग कराया। क्या करवाया? रासायनिक संयोग। हमने इनको आपस में क्या कराया? रासायनिक संयोग कराया। ऐसा नहीं कि ऐसा मिला दी बन जाए, ऐसा बनेगा ही नहीं। चाहे जैसे मिलाओगे ऐसा नहीं बनेगा। जब तक उसमें रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी तब तक यौगिक नहीं बनेगा। तो यौगिक जब इनका रासायनिक संयोग कराएंगे तो जल का निर्माण होता है। तो ये जो जल बनता है ये जल है। जल का जो गुण होगा, ऑक्सीजन का जो गुण होगा, हाइड्रोजन का जो गुण होगा, इनके गुणों से अलग होगा। यानी नए गुण वाला रस। देखो रासायनिक संयोग के द्वारा जो है
नए गुण वाले यौगिक बनते हैं। जो यौगिक बनता है उनका जो गुण होता है वो नए गुण वाले यौगिक होते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो नए जो बनते हैं शुद्ध, और देखिए जो जल है ये शुद्ध होता है, यानी जो जल बनेगा ऐसा नहीं कि जल में जो है कोई कोई कंपोनेंट्स दिख नहीं रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ और देखिए जब तक ये दो एटम्स हाइड्रोजन और एक एटम्स ऑक्सीजन का नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि आप ढेर सारा यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो और ऑक्सीजन कम ले लो और कहो कि बन जाए, तो ऐसा नहीं है। जब तक उनका कंपोनेंट फिक्स नहीं होगा, निश्चित अनुपात नहीं होगा, तब तक जो है ये नहीं बनेगा। अगला जो रासायनिक वर्गीकरण है वो है मिश्रण, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। देखिए जो मिश्रण होता है इसमें तत्वों से भी मिश्रण बनता है और यौगिकों से भी मिश्रण बनता है। देखिए यौगिक और मिश्रण में, देखो यौगिक में क्या है कि तत्व को आपस में मिलाते हैं और निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, रासायनिक संयोग कराते हैं, तो हमारा जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। लेकिन मिश्रण में क्या है कि तत्वों को, चाहे तत्व को आपस में मिलाओ और चाहे यौगिकों को भी मिला करके आप मिश्रण बना सकते हैं। बस इसमें रासायनिक संयोग नहीं होता है। बिना रासायनिक संयोग के द्वारा किसी भी अनुपात में, ऐसा नहीं कि उसमें निश्चित अनुपात अगर मिलाओगे तो यौगिक बन जाएगा। यौगिक अब यहाँ पे अनिश्चित अनुपात यानी किसी भी अनुपात में आप दोनों को मिला देंगे, चाहे तत्व को आपस में मिलाओ चाहे यौगिक को आपस में मिलाओ, किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। देखिए ये जो मिश्रण होता है वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को आपस में किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त, इसमें जो है कोई रासायनिक संयोग नहीं होता है, इसमें कोई नए गुण वाला यौगिक भी नहीं बनता है। भाई जो आप तत्व या यौगिक मिलाए हो तो जो इसका जो गुण होता है, मिश्रण का जो गुण होता है, इसमें जो कंपोनेंट्स मिलाए गए होते हैं उनके जो गुण होते हैं वही गुण जो है उस मिश्रण में भी उपस्थित होता है। यानी जिन जिन कंपोनेंट्स को, यौगिक को या जो है तत्व को हम मिलाए होते हैं उनका जो गुण होता है वही गुण उस मिश्रण में भी पाया जाता है। इसमें नए गुण वाले जो है कोई यौगिक या जो है कुछ नया नहीं बनता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे हवा आप जानते हैं ना, जो वायु है, वायु में क्या क्या है भाई, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इसमें बहुत सारे गैसों का जो है मिश्रण होता है। तो इसे जो है मिश्रण की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब ये जो वायु है, वायु का गुण क्या है भाई, वायु का गुण वही है जो उसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या जो भी गैस उसमें पाई जा रही उसी का तो गुण है, कोई अलग से वायु का नया गुण नहीं है। अब इसको देखिए, अगर हम मिश्रण जैसे बना लिए, अरे दो को मिलाए आपस में मिला करके, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, रेत प्लस गिट्टी प्लस सीमेंट। देखो ये रेत है, गिट्टी है और सीमेंट है, तीनों को आपस में मिला दिए तो क्या बना, एक मिश्रण बना। तीनों को मिलाए तो मिश्रण बना। अब इस मिश्रण में जो कंपोनेंट्स मिलाए हो इसको हम किसी भी भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक
किया जा सकता है। अभी आवश्यकता पड़ जाए तो रेत भी अलग हो जाएगा, गिट्टी भी अलग हो जाएगी और सीमेंट भी अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो मिश्रण होता है, मिश्रण के कंपोनेंट्स को भौतिक सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब इसके जो गुण होंगे, जैसे तीनों को मिलाओगे, इसके जो गुण होंगे, जो इन तीनों के गुण होंगे वही उसमें उस मिश्रण में जो है उपस्थित रहते हैं। के जो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। देखिए मिश्रण समांगी और विषमांगी ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी मतलब समान, समान इसमें जो कंपोनेंट्स मिलाते हो, जैसे दो कंपोनेंट्स मिलाए, लेकिन जो बनता है वो एक ही फेज होता है, एक ही अवस्था होती है। वह मिश्रण जिसमें पदार्थों की अवस्था एक होती है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए इसी समांगी मिश्रण को हम जो है विलयन भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। देखिए वह मिश्रण जिसमें पदार्थों की अवस्था एक हो, यानी जो पी है फेज है वो जो है इक्वल वन, यानी आप दो मिलाए हो तीन मिलाए हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो बनेगा वो एक ही जैसा दिखेगा, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें जो फेज होगा वो एक ही होगा। अब जैसे अगर मान लीजिए इसके उदाहरण की बात करें, इसके अगर हम उदाहरण की बात करें, चीनी प्लस जल का बना मिश्रण। देखिए अगर हम चीनी शुगर को जल में मिला देंगे तो क्या शुगर और जल अलग अलग दिखेगा? ऐसा नहीं है, शुगर जो है उसी जल में मिल जाएगा और जो बनेगा वो विलयन बनेगा, जो तैयार होगा वो विलयन तैयार होगा। अब विलयन जो होगा उसका फेज कितना होगा भाई, एक ही टाइप का तो दिखेगा, ऐसा नहीं चीनी उसमें अलग होगा और पानी उसमें अलग हो, दोनों मिल करके जब एक ही फेज एक ही अवस्था का निर्माण करते हैं तो वह समांगी मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे की बात करें, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब ये विषमांगी मिश्रण देखिए, समांगी मिश्रण में एक फेज बनता है, विषमांगी मिश्रण में एक से अधिक अवस्था प्राप्त होती है। वह मिश्रण जिसमें पदार्थों की अवस्था एक से अधिक होती है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे जो P होगा वो ग्रेटर देन वन, यानी वन नहीं होगा, वन से अधिक होगा। जैसे अगर देखा जाए रेत
प्लस नमक का मिश्रण। भाई अगर आप रेत जो है, बालू, रेत और नमक को मिलाओगे तो क्या दोनों मिल जाएंगे? मिलाओगे, उसमें रेत और नमक दोनों ही वैसे दिखेंगे, तो इसका जो फेज होगा वो 2 आएगा। यानी 2 मिलाए हो तो 2 होगा, 3 कंपोनेंट्स आपस में मिलाए होंगे तो 3 होगा, 4 कंपोनेंट्स मिलाए होंगे तो 4 होगा, 1 नहीं होगा। कहने का मतलब 1 नहीं होगा, अगर 1 होगा तो वह जो है समांगी मिश्रण कहलाएगा। यानी जब जो है वह मिश्रण जिसमें पदार्थों के जितने कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं सभी अवस्थाएं उसमें सामान्य रूप से दिखाई देती है तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका जो फेज होगा 1 से अधिक होगा, इसकी जो अवस्था होगी 1 से अधिक होगी, वो उतनी अवस्था होगी जितनी अवस्था को उसमें मिलाया गया होगा। देखिए जो मिश्रण है, तो मिश्रण को पृथक करने की विधियां अपनाई जाती हैं, यानी मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी विधि है? कुछ सामान्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां। देखो मिश्रण को पृथक करने की कुछ प्रमुख विधियां, तो सबसे पहली विधि की हम बात करेंगे रवाकरण, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, इसी को रवाकरण भी कहा जाता है, इसी को क्रिस्टलीकरण भी कहा जाता है। विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। देखिए इस विधि द्वारा जो है, जो अकार्बनिक ठोस होते हैं, यानी ठोस आपस में मिले होते हैं, उनको जो है अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छानकर पृथक कर लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं।
जो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसमें होता क्या है, पहली बात तो ये प्रक्रिया जो है अकार्बनिक ठोस मिश्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं, वो मान लीजिए 2 यौगिक या 3 यौगिक आपस में मिले हुए हैं, तो अकार्बनिक यौगिकों को पृथक करने में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात और क्या है इसमें कि इस विधि में जो अशुद्ध ठोस होता है, जैसे ये जो विधि अपनाते हैं जब, तो इसमें क्या करते हैं कि जो अशुद्ध ठोस मिश्रण होता है, इसको हम एक उचित विलायक में मिलाते हैं। उचित विलायक मतलब इसमें मिलाते हैं जिसमें वो दोनों आसानी से घुल जा सके। दोनों जो है आसानी से इनको जो है घोला जा सके, तो उचित विलायक में मिला करके मिश्रण को जो है गर्म किया जाता है। जो भी हमारा मिश्रण होता है, इसको हम किसी उचित विलायक, जैसे मान लीजिए जल में मिला दें या जल में ना मिला करके एल्कोहल में घोल दें, तो उचित विलायक जिसमें ये आसानी से घुल सके उसमें मिला करके जो दोनों घुल सके, जो कंपोनेंट्स मिश्रण का है वो सारे मिश्रण उसमें आसानी से घुल सके, उसमें मिला लीजिए और मिला करके मिश्रण को हम गर्म करते हैं। जब घोल लेते हैं तो घोलने के बाद फिर गर्म करते हैं, करने के बाद इसको हम जो है छान लेते हैं। गर्म करने के बाद फिर विलयन को छान लेते हैं और छानने के पश्चात फिल्टर पेपर लगा के अपना रख करके इसको छान लिया जाता है। और छानने के बाद फिर इसको हम धीरे धीरे यानी कम ताप पर धीरे धीरे जो है ठंडा किया जाता है। और जब इसको हम ठंडा करते हैं तो इसमें जो हमारा पदार्थ होता है वो क्रिस्टल के रूप में, यानी एक पदार्थ जो है क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाता है, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है। शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ जो है क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। और जब उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं तो उसको हम आराम से जो है कुछ नहीं करना है, फिल्टर पेपर लगा के उसको छान लीजिए, तो हमारा जो एक क्रिस्टलीय रूप में आ जाता है, दूसरा विलयन के रूप में होता है। तो क्रिस्टल वाले को अलग कर लेते हैं, विलयन वाले को अलग कर लेते हैं। तो क्रिस्टल के रूप में बनाने की प्रक्रिया को ही, शुद्ध पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में बनाने की प्रक्रिया को ही हमें क्रिस्टलीकरण या रवाकरण जो है कहा है। रवाकरण मतलब रवा क्या होता है, दरदरेदार होता है, इसमें दाने होते हैं, तो क्रिस्टल के दाने बनाना ही उसी को रवाकरण कहा जाता है। और अंग्रेजी में क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण हिंदी में कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण शर्करा और नमक के मिश्रण को एथिल अल्कोहल में मिलाकर गर्म कर ठंडा करने अलग हो जाता है। देखो, अगर हम जो है शर्करा और नमक आपस में मिला हो तो इनको हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल, ये विलायक है, ये विलायक के रूप में एथिल अल्कोहल काम आता है। तो एथिल अल्कोहल में मिला करके इसको हम जो है गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसको छान लेंगे और छान करके फिर इसमें जो नमक के क्रिस्टल होंगे वो जो है ठोस के रूप में पृथक हो जाएंगे और हमारा शर्करा का विलयन अलग हो जाएगा। इसकी जो अन्य विधियां हैं